पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को कोई डर पैदा हो। वीडियो शुरू करते ही सिर्फ वीडियो की क्वालिटी देख के इस वीडियो को जज मत करना, जैसे कई लोग लड़कियों को जज करते हैं। एक टाइम पर लगभग 13 साल पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसने पूरे भारतीयों को दहला के रख दिया था। दिल्ली का निर्भया कांड। उस टाइम तो मैं भी बहुत छोटा था, पर इतना समझ आ रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उस टाइम तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लोग सड़कों पर उतर आए और इस केस के गुनहगारों का विरोध किया। ये सब देखकर तो ऐसा लगा था कि शायद ये क्राइम दोबारा कभी नहीं होगा, शायद दोबारा किसी बहन को कभी ऐसा भयानक दिन नहीं देखना पड़ेगा। पर आज 12 साल बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए, जिसने वापिस से एक बार पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा करने पे मजबूर कर दिया, और एक बार फिर एक रेप हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि निर्भया के केस के 12 साल बाद ही ऐसा कुछ हुआ, पर ऐसा नहीं है। रेप रोज होते हैं और निर्भया कांड के बाद भी रेप होते आए हैं। क्या आप विश्वास करोगे, 2018 के सर्वे के हिसाब से हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में जो रेप है वो 4th नंबर पे आता है, और रोज 88 रेप केस फाइल किए जाते हैं। और ये तो वो केस है जिनकी रिपोर्ट करवाई जाती है। तो एक बार आप सोच के देखो, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ ये सब होने के बाद भी या तो परिवार के डर से, या बेइज्जती की वजह से, या ऐसा कहूँ कि समाज की वजह से वो कभी अपना पक्ष रख ही नहीं पाई और आज तक घुट घुट के जी रही हैं। इन्होंने रिपोर्ट करी है, उसके हिसाब से भी 31,500 रिपोर्ट्स हर साल हमारे देश में रेप के खिलाफ फाइल होती हैं, जो एक छोटा आंकड़ा नहीं है, जो कि सिर्फ नंबर नहीं है। ये इतनी महिलाएं हैं जो रोजाना इन केसों को लेके परेशान है और रोज अपनी इस परेशानी से जूझ रही हैं। फिर भी हमें पता नहीं चलता इन सब केसेस के बारे में, क्योंकि हमारी मीडिया तो हमें सब बताती ही नहीं है। वही केस हमारे सामने आते हैं जो या तो बहुत ज्यादा खौफनाक होते हैं, या जिनके खिलाफ जनता आवाज उठा देती है, जैसे 1992 का अजमेर केस, दिल्ली का निर्भया केस, मुंबई का शक्ति मिल केस, कठुआ का केस, हैदराबाद केस, और अब 2024 में डॉक्टर केस। जी हाँ, वही डॉक्टर केस जिसमें एक जान बचाने वाली महिला को ही रेप करके मार दिया गया। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और फिर भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन में सवालों को पैदा करती हैं, और उन्हीं सवालों को सामने रखने के लिए और इसके बारे में पूरा जानने के लिए हम एक बार ये कहानी फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 वर्ष की महिला की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में मिली, जो कि बिना कपड़ों के थी, और उनके शरीर के जख्म ये साफ साफ बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है, यानी उनका रेप करके मर्डर कर दिया गया। जिस दिन उनके साथ ये सब हुआ, उस दिन उनकी 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स को अपना पूरा टाइम सिर्फ हॉस्पिटल में देना होता है। यहाँ तक कि उनका खाना, सोना और भी जो रेगुलर काम है वो सब भी उन्हें हॉस्पिटल में ही करने होते हैं। उस दिन वो 24 घंटे काम करने के बाद अपने कलीग्स के साथ खाना खाने गई, और उन लोगों ने खाना खाया। उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करने सेमिनार हॉल में पहुंची। रिपोर्ट के हिसाब से जब वो सेमिनार हॉल में पहुंची तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। उसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से एक्यूज्ड यानी संजय रॉय ने एंट्री ली और उनके साथ रेप किया, और उन्हें इस कदर मारा कि उनकी मौत हो गई। लगभग सुबह 7:30 बजे इसके बारे में पता चला, लेकिन इसके बारे में उनके पेरेंट्स को लगभग 3 घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया। इसके बाद भी जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको 3 घंटे तक सेमिनार हॉल के बाहर ही रखा गया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें 3 घंटे तक अंदर नहीं लिया गया। फाइनली जब उनको बॉडी दिखाई गई तो वो एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसको शायद कोई भी पेरेंट कभी नहीं देख सकते। उनकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे, उनका चश्मा आंखों में धंसा हुआ था, और उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। ये पूरा मंजर देखकर कोई भी बता सकता है कि ये सीधा सीधा मर्डर और रेप केस है, लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को सुसाइड केस बताकर बंद करने में
लगा हुआ था। पर ये सब क्यों किया जा रहा था और क्यों उनके पेरेंट्स को उनकी बेटी की डेड बॉडी इतने टाइम बाद दिखाई गई? क्या उनकी बॉडी की टेम्परिंग की जा रही थी? और मर्डर की बात थोड़े ही टाइम में उस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के पास पहुंच गई और धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गई, जिसके बाद उन्हें बॉडी का पोस्टमार्टम करना ही पड़ा। बात तो तब और डरावनी हो गई जब इसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये साफ साफ दिख रहा था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। उनकी टांगों को तोड़ दिया गया था, उनकी कॉलर बोन तक क्रश हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी और तहकीकात में एक सीसीटीवी जो सेमिनार हॉल में जाने वाली सीढ़ियों पे लगा हुआ था उसको चेक किया गया। उसमें संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया और क्राइम सीन पे एक ब्लूटूथ भी मिला, जिसको कनेक्ट करने पे वो सीधे संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट भी हो गया। इतना काफी था संजय रॉय को हिरासत में लेने के लिए। पर आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। संजय रॉय हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं था, वो एक सिविक वॉलेंटियर था। सीधे में बोला जाए तो एक कॉन्टेक्चुअल था जो पुलिस की हेल्प करता है। तो फिर कैसे हॉस्पिटल में एक ऐसे इंसान को एंट्री मिल जाती है जहां नॉर्मल लोगों को अलाउ ही नहीं किया जाता? और अभी ऐसी वीडियोस भी आ रही है कि जहां मर्डर हुआ वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर दिया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो क्राइम सीन होता है वहां से किसी भी चीज को हिलाया तक नहीं जा सकता, तो फिर क्यों वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम सीधे ही चालू कर दिया गया? तो क्या है कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ एविडेंस खत्म करने के लिए करवाया जा रहा है? एक बात और बताऊं मैं आपको कि संजय रॉय का पहला जुर्म नहीं है। इससे पहले भी संजय रॉय के खिलाफ लड़कियों को परेशान करने के लिए बहुत सारी रिपोर्टें करवाई जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं होता? यही नहीं, इसी हॉस्पिटल में बैठकर जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं और सजा की मांग कर रहे हैं, इसी हॉस्पिटल में एक रात 7,000 लोग घुसकर वहाँ पर दंगा भड़काते हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को परेशान करते हैं, उन लोगों की गाड़ियां जलाते हैं। इस बात पर सवाल करने पर बोला जाता है कि 7,000 लोग वो थे जो इमरजेंसी बंद होने की वजह से हॉस्पिटल से नाराज थे। पर क्या यही सच है? ये लोग जिन्होंने दंगा भड़काया वो नॉर्मल लोग नहीं लग रहे थे, तो क्या इन्हें पैसों से बुलाया गया? या फिर इस केस के पीछे और भी बहुत पावरफुल लोग हैं जिनकी पावर की वजह से इन लोगों ने हॉस्पिटल में दंगा किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक गैंग रेप है और विक्टिम डॉक्टर की बॉडी से 150 mg सीमन मिला है, जो किसी एक इंसान से पॉसिबल नहीं है। तो क्या बाकी लोगों को छुपाया जा रहा है या इस हॉस्पिटल में और भी कुछ इलीगल चल रहा है? ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट, जैसे उसी कॉलेज के प्रिंसिपल का रिजाइन देना और 8 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज में प्रमोशन के साथ ज्वाइन करना, ऐसी ही चीजें हमें और सोचने को मजबूर करती हैं। ऊपर स्टार्टिंग में मैंने जिन केसेस की बात की थी वो बहुत ज्यादा वायरल केसेस थे और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उन अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। पर उसके बाद हुआ क्या? हम सबको सिर्फ तसल्लियां दी गई और जैसे जैसे टाइम निकलते गया हम ये सब चीजें भूलते चले गए और हमारी इसी गलती की वजह से बहुत सारी महिलाओं को शायद इंसाफ नहीं मिल पाया। यही बार बार हर बार होता रहा है। ऐसे ही सबूत मिटाकर केसों से, पावर से ऐसे केसेस को बंद कर दिया जाता है और शायद इस कोलकाता केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। शायद इस केस को भी एक मिस्ट्री बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं उसने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, तो फिर एक बुरखे में रहने वाली महिला के साथ ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि ये यंग है इसलिए लड़के इससे अट्रैक्ट होते हैं, तो उस 6 साल की बच्ची तो उस 86 साल की महिला के साथ ऐसा क्यों? कोई कहता है कि लड़की रात में घूम रही थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, तो फिर एक डॉक्टर जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी उसके साथ ऐसा क्यों? हमारा भारत जो एक आजाद देश है जहाँ सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, जहाँ किसी जेंडर कास्ट में कोई भेदभाव नहीं होता, इसके बावजूद भी क्यों महिलाओं में डर है? क्यों इतनी फ्रीडम के बाद भी वो आजाद नहीं है? क्यों आज भी कोई लड़की अगर रात में लेट हो जाए तो उसके घर वालों के मन में गलत ख्याल आने लग जाते हैं, उसको लेकर टेंशन होने लग जाती है? जो केस कभी सामने ही नहीं आते उन केसों में देखा जाता है कि अधिकतर या तो उस महिला का कोई दोस्त या फिर उसका कोई जानने वाला या फिर परिवार के कोई सगे सदस्य के द्वारा ही उनके साथ ये दुष्कर्म किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आखिर कौन जिम्मेदार है लड़कियों के खिलाफ होने वाले इन जुर्म को बढ़ावा देने के लिए? अगर सच कहूँ तो इन अपराधों को बढ़ावा देने में लोगों के एजुकेशन में कमी है, लोगों की समझ में कमी है, जो लोग जज करते हैं उनके स्वभाव में कमी है। ये सब चीजें
सिर्फ एजुकेशन से ही सही हो सकती है। बच्चों को सही तरीके से एजुकेट करना, बच्चों को सही गलत में फर्क बताना और हर जेंडर की इज्जत करने के बारे में बताना चाहिए। लेकिन इस केस का क्या? ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं और कईयों पर सिर्फ कार्रवाई चलती रहती है। बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं और बहुत सारे केसेस तो ऐसे सामने आते हैं कि अपराधी को सजा देने के बाद भी उनकी सजा कम कर दी जाती है या उनकी सजा खत्म कर दी जाती है। और ये सब हर बार होता रहता है क्योंकि हम लोग ही हल्के पड़ जाते हैं। एक टाइम तक अपनी बातें रखते हैं और कुछ टाइम में हम ही अपनी बातें भूल जाते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जिससे वो बातें धीरे धीरे दब जाती हैं और ऐसे ही भयानक जुर्म होते हैं। ये सिर्फ किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। हर उस इंसान के खिलाफ जो महिलाओं को फिजिकल वायलेंस देते हैं, जो महिलाओं को परेशान करते हैं या उनके खिलाफ किसी भयानक जुर्म को प्लान करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं। गलत का विरोध करें और सत्य का साथ दें।